अस्सलाम वालेकुम। नावल शब ममनुआ, किस्त नंबर 53, रिटन बाय सैयद हसन। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वो लियाम से मिलने के लिए नीचे गई, जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। वो एक ही वक्त में जोश और घबराहट दोनों महसूस कर रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब वो इतनी देर से छुपकर बाहर निकली थी। जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंची, लियाम ने दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए बोले, मुझे यकीन नहीं था कि आप मुझसे मिलने के लिए इस वक्त बाहर आएंगी। माया ने शरारत से आंखें घुमाई। अब अब आप बेचैन ही इतने थे कि कल तक मेरा इंतजार नहीं कर सके और अभी पहुंच गए। मेरे ख्याल से आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितना बेसब्रा इंसान हूँ। मुझ बेसब्र नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक मैं बात का पता न लगा लूं, मैं पुरतजस्सुस रहता हूँ। लियाम की बात सुनकर माया हंस पड़ी। अच्छा जनाब, अगर मैं नहीं आती तो आप क्या करते? बताना जरा। घर वापस जाकर कल तक इंतजार करते या दरवाजा खटखटाने आते। वो शॉर्ट्स और एक टैनिक टॉप पहने हुए घर से बाहर निकली थी और एहसास नहीं था कि रात की हवा ठंडी थी। माया ने अपने बाजू रगड़े। और अब मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे इनमें से कोई भी काम करने की जहमत से बचा लिया। लियाम ने कहते हुए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलने के लिए गाड़ी की तरफ गया ताकि वो अंदर बैठ सके। आपकी वजह से मैंने जैनी से झूठ बोला और बिल्कुल एक टीन एजर की तरह घर से बाहर निकल गई। अपनी आईब्रो को सुकेड़ते हुए वो गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोली। लियाम ने दरवाज़ा बंद करते हुए सवाल किया, क्या ये मील भी वापस आ गया है? आपने मुझे बताया था कि उजाना और जमील भी हसला जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, और आप इनके साथ जा रही हैं। हाँ, वो भी वापस आ गए हैं। इन दोनों का भी हसला जाने का इरादा था और मैं भी इनके साथ ही जाना चाहती थी। और तो और हमने फ़्लाइट भी पकड़ ली थी, जैसा कि मैंने आपको फ़ोन पर बताया था। अब कोई और सवाल बाकी पूछना है या बस? माया ने भी लियाम की तरह एक ही सांस में इसके अंदाज में जवाब दे डाला और लंबी सांस लेकर इसे ऐसे रखा जैसे इसे कच्चा चबा जाएगी। इसके इस अंदाज पर लियाम हंस पड़ा। मुझे सारी बात तफसील से बताओ माया, मुझे एक एक बात बताओ। माया उसके उतावलेपन को देखकर हंसने लगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मुझे सांस तो लेने का मौका दें। फिर इसने अपनी बात का आगाज़ किया। हमारी फ़ोन कॉल पे बात होने के बाद मैं उजाना को इत्तला देने गई कि मैं हसला एक अचानक काम के सिलसिले में जा रही हूँ। माया, मुझे अब इतनी शुरू से भी सारी बातें नहीं सुननी, प्लीज़। मुझे जल्दी से वो बात बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। उसका लहजा इल्तिजाइया था। माया माया कहका मार के दोहरी हो गई। लियाम की हालत का मज़ा लेने लगी। सॉरी सॉरी। अच्छा, तो बात कुछ ऐसी है कि मैं प्राइवेट जेट में थी उज़ैना के साथ, और प्राइवेट जेट बहुत खूबसूरत और लग्जरी था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं एक प्राइवेट जेट की फ़्लाइट में सवार थी। माया की बात सुनते ही लियाम ने चिढ़ते हुए माया का नाम खींचा। माया। आह, अच्छा ना, सॉरी, आखिरी बार था ये, अब पक्का कुछ भी फ़िज़ूल नहीं बोलूँगी। अच्छा, तो फिर बात ये है कि जब मैं फ़्लाइट में थी तो मेरे गले में ये लॉकेट था। इसने अपना लॉकेट गले से निकाला और लियाम के सामने रखा। इसके अंदर मेरे भाई और मेरे वालिदैन की तस्वीर थी। मैं अपने भाई को के चेहरे के नकूश तो अपने दिमाग में हिफ्ज़ करना चाहती थी। मैं इस बच्चे को गौर से देख रही थी जो मेरा भाई था, और मैं ये सोच रही थी कि अब जब इतने सालों बाद इससे मिलूंगी तो वो बड़ा होकर कैसा दिखता होगा। माया की बात पे लियाम ने फौरन अपनी राय शामिल की। मेरा ख्याल है या तो उज़ैना या जमील ने तस्वीर देखी होगी और लॉकेट में मौजूद लोगों को शायद वो जानते होंगे, है ना? माया ने कहा, हाँ ऐसा ही है लियाम। क्या अब मैं आपको पूरी बात बताऊं? आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? प्लीज़ थोड़ा अपने सवालों को रोक दीजिए ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसको वो तमाम बातें याद आईं, और इस नाकाबिले फरामोश लम्हे को अपने ज़हन में दोहराना शुरू कर दिया उसने। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जल्दी बताएँ प्लीज़, क्या हुआ आगे? जल्दी बताओ प्लीज़, आगे बढ़ो। मैं इस तस्वीर को काफ़ी देर तक देखती रही। कुछ देर बाद मेरी नज़र जमील पर पड़ी तो लॉकेट में मौजूद बच्चा जो मेरा भाई था, वो और जमील इसमें काफ़ी मुशाबा लगे। वो दोनों एक दूसरे के बचपन और जवानी के अक्स की तरह लग रहे थे। रियाम ने मज़ाहिया अंदाज़ में कहा, अब मुझे ये मत बताना कि आप इनके पास गईं और उन्हें ये बताया। माया उसके बातों पर हंसती गई। मैंने अब ऐसा भी नहीं किया था। वो बात करते करते रुक गई, जैसे माया को कुछ याद आया हो, और अचानक बोलने लगी, एक मिनट, शायद मैं आपको कुछ बताना भूल गई हूँ। लियाम ने कराहते हुए अपने चेहरे को अपने हाथों में ढांप लिया। प्लीज अपने हौसले मजबूत करें, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। माया ने इसका मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा।
کل رات جمیل رات کے کھانے کے دوران میرے ہار میں دلچسپی لے رہے تھے اور ان کی نظریں لاکٹ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ مایا کی بات پر لیام نے تیوری چڑھائی اور اس کے ان الفاظوں کو جوڑ کر نتیجہ اخذ کرنا شروع کر دیا۔ مایا، کیا میں جو سوچ رہا ہوں وہی حقیقت ہے؟ لیام کے الفاظ ایک ٹرانس کی کیفیت میں نکلنے لگے۔ وہ اس تمام حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر پایا۔ یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ جمیل اور آپ، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دونوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ مایا نے اپنا سر ہلا کر اس بات کی تائید کی۔ لیام صرف اندازہ لگا رہا تھا اور وہ سب سچ نکلا۔ ہاں لیام، یہی سچ ہے۔ ایک لرزتی مسکراہٹ کے ساتھ مایا نے کہا، جمیل میرا بایولوجیکل بھائی ہے، میرا سگا بھائی۔ اس اقرار کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں زاروں قطار بہنے لگیں۔ لیام کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ سچائی بہت ناقابل یقین تھی۔ مایا، آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ جمیل آپ کا بھائی ہے؟ ہاں، جمیل ہی تصویر والا وہ چھوٹا لڑکا ہے۔ جمیل نے اس لاکٹ کی تصویر کو دیکھا اور ہمارے والدین کو اور خود کو پہچان لیا کہ وہ چھوٹا سا لڑکا وہ خود ہی ہے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا۔ مایا کی آواز خوشی اور حیرت سے کانپ رہی تھی۔ لیام، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ یہ خواب جیسا لگتا ہے، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر ممکن نہیں۔ لیام اپنی سیٹ میں پیچھے کی جانب جھک گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ایک گہری سانس لی جیسے، اور جو کچھ اسے ابھی بتایا گیا وہ اسے ہضم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یا وحشت! لیام کی آواز دھیمی تھی۔ یہ بہت انہونی سا لگتا ہے مایا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں۔ مایا نے اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ہے نا، سب کچھ کتنا عجیب ہے نا۔ میں ابھی تک ایک سراب کی کیفیت میں ہوں۔ پہلے یقین کرنا مشکل تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس طرح مجھے سب پتہ لگے گا، اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اتنے سالوں بعد میں اپنے بھائی سے ملی، وہ بھی اس کے پرائیویٹ جیٹ میں، اور وہ خود بھی مجھے، یعنی اپنی بہن کو ڈھونڈنے ہسلا جا رہا تھا۔ کتنا ناقابل یقین ہے نا یہ۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ اس کی آواز سکون اور خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ لیام نے مایا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی حیرت میں مبتلا لگا۔ تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر کیا کہا؟ مطلب کہ کیا کہا؟ کیا انہوں نے آپ کو گلے لگایا؟ کیا آپ دونوں اپنی پہلی ملاقات میں رو رہے تھے؟ طرح یہ ری یونین کتنا عجیب تھا۔ مایا اس کا عجیب سوال پر مسکرانے لگی۔ یہ عجیب نہیں تھا، یہ بہت ہی حیران کن تھا، دونوں ہی کے لیے۔ ہاں، اور انہوں نے مجھے گلے لگایا اور ہم بہت دیر تک روئے۔ لیام نے اپنے ہونٹوں کا کنارہ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ اور روزانہ، کیا وہ اس پورے وقت میں وہاں تھیں آپ کے پاس؟ پہلے نہیں تھی وہ، لیکن وہ بعد میں شامل ہو گئیں، اور وہ بھی اس تمام حقیقت سے متاثر ہو کے روئیں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں مجھے تلاش کرنے جا رہے تھے اور میں انہیں تلاش کرنے جا رہی تھی؟ یہ سب کتنا ڈرامہ کی طرح ہے۔ لیام نے مایا کا جملہ اچک لیا۔ یہ پاگل پن ہے، یہ ایک فلم یا ڈرامے کا سین کی طرح ہے۔ میں بھی یہی کہنے والی تھی، جیسے فلموں میں کلائمیکس سین ہوتے ہیں یا بچھڑوں کی ملاقات کا سین ہوتا ہے، بالکل ویسا ہی ہے۔ مایا نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اس کے ہاتھ جوش سے لہرا رہے تھے۔ میں ایک بچے کی طرح روئی۔ لیام، میں اپنے جذبات روک نہیں سکی۔ میں نے کتنا بھی چاہا مگر میں بہت مغلوب تھی۔ لیام نرم لہجے میں بولنے لگا، ایک محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ، میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، یہ ایک زندگی بدلنے والا لمحہ ہے مایا۔ مایا نے سر ہلایا۔ اس پوری دنیا میں میرا بھائی صرف جمیل فاضل ہے، ازلینہ کے ڈیڈ۔ میں ان تمام گزرے سالوں میں اپنی بھتیجی کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ لیام، وہ میرا اپنا خاندان ہے، میری خود کی فیملی، اور اب روزانہ میری بھابھی بننے والی ہے۔ لیام نے شرارت سے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک کہتی تھیں کہ عزینہ اور جمیل ایک دوسرے کا نصیب ہیں، آخرکار وہ ایک ہونے جا رہے ہیں۔ اب اپنا بتائیں مجھے کہ آپ نے عزینہ کو کال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں؟ مایا کی بات پر اس نے ایک آہ بھری۔ میں اس ہفتے کے دوران ہی زینی کو کال کروں گا، یہی میرا ارادہ تھا۔ میں ان سے بات کروں گا، لیکن ابھی اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ آج صرف آپ کے بارے میں بات ہوگی، ہمیں اس خوشی کو منانا چاہیے۔ مایا اپنے ہونٹوں کا پاؤٹ بناتے ہوئے لیام کو چھیڑتے ہوئے بولی، مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ گھومنے کا ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کو تلاش کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے خود دیکھا کہ آپ کے بھائی لازمی طور پر آپ کو چاہتے ہیں، اور ان کی زندگی میں آپ کی اہمیت بھی ہے۔ آپ کی تمام پریشانیاں غیر معقول تھیں،
मैंने यमील से ये भी पूछा था कि वो मुझे तलाश करते हुए अपनी शनाख्त क्यों ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे। यमील ने कहा कि ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं चाहते थे कि जहाँ इनकी बहन की गुमशुदगी की खबर बाहर निकल जाए और लोग कॉल करके इनकी या इनकी बहन होने का दावा करना शुरू कर दें। ये वाक़ई मानी ख़ेज़ मामला है। अब आगे क्या सोचा है? क्या आप दोनों ने मुस्तक़बिल के बारे में बात की है? लियाम की बात सुनकर माया संजीदा हो गई। बात क्या करना है? हमारी अभी आगे कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये सच्चाई को हज़म करने और इस नए रिश्ते को कबूल करने में हमें अभी वक़्त दरकार है। आप जानते हैं सब कितना मुश्किल है। लियाम ने आगे बढ़कर नरमी से माया के कंधे को छुआ। मैं आपके लिए खुश हूँ माया, मुझे खुशी है कि ये सब बहुत अजीब था मगर इसी तरह खुदा ने आपका मिलना लिखा था। शुक्रिया लियाम, आपने मेरी बहुत मदद की। एक दोस्त होने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसा दोस्त जिसकी मुझे ज़रूरत थी। लियाम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दरअसल माया, मुझे इस दोस्ती की आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। शायद अब आप मेरे भाई के साथ दोस्त बन सकते हैं। माया के मशवरे पे वो आहिस्ता से कराहने लगा। यमील बहुत खुशकिस्मत है, आप रोज़ाना उसके पास हैं। मैं भी अब उनके होने पर खुशकिस्मत हूँ। मुझे अब वापस जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सब को सेलिब्रेट करें तो हम जल्द ही घूमने चल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हफ्ते के बजाय आपको रोज़ाना से कल ही बात करनी चाहिए। कल जुमा है माया, ये पहले ही हफ्ते का इख्तिताम है। फ़िक्र मत करें, मैं ज़ैनी से बात करूँगा। चलें मैं आपको घर छोड़ दूँ, उसने माया को देखते हुए कहा। माया ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था। नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ। मैं आपको अकेले नहीं जाने दे रहा। देखें कि अंधेरा भी है और सर्दी भी ज़्यादा हो गई है और आपने अपने आप को अच्छी तरह से ढाँपा भी नहीं हुआ। माया एक लम्हे को रुकी इससे पहले कि वो इनकार करती। लियाम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। माया, हाँ, ये आपकी ज़िंदगी का नाकाबिले यकीन दौर है। किसी भी इंसान की बात से खुद को दुख मत देना। अपनी किसी भी ख्वाहिश को मत दबाना। किसी मजबूरी को अपनी कमज़ोरी मत बनाना। ठीक है? माया मुस्कुराईं। उनका सीना उम्मीद से फूल गया। मैं ऐसा ही करूँगी, लियाम। शुक्रिया लियाम। माया ने खामोशी से मुख्तसर फ़ासला तय करते हुए अपना सर सीट से टेक लगा लिया। अपने गले के लॉकेट को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। जब वो घर के सामने पहुंचे, लियाम ने गाड़ी पार्क की और इनकी तरफ मुड़े। मैं दरवाज़ा खोलने बाहर आता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, लियाम कहते हुए माया की जानब झुका के दरवाज़ा खोल सकें। अनजाने में माया भी किसी जज्बे के जेर असर उस वक्त आगे को झुकी और लियाम के पीछे हटने से पहले इसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। लियाम ने हैरत से माया की तरफ पलकें झपकाईं। वो साकित रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो माया को कुछ कहता, माया बगैर कुछ कहे जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गई। निकलकर घर के अंदर भाग गई। माया का दिल जोर से धड़क रहा था। अपने कमरे की तरफ तेजी से सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। इसके पांव उसके दिमाग से ज्यादा तेजी से चल रहे थे। वो माया की ज़िंदगी का पहला बोसा था, उसकी पहली किस। वो नरम सा लम्स, बगैर सोचे समझे वो लम्स माया को होंठों पर एक चिंगारी की तरह लगा। वो बुझ ही नहीं पा रही थी। अपने कमरे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर कदम रखे। कमरा खिड़की से अंदर आती चांदनी से रोशन था। उसकी सांसें बेतरतीब थी। उसका सीना एक ताल के साथ उठ और गिर रहा था, जिसे वो काबू नहीं कर सकती थी। वो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसकी उंगलियां अपने होंठों पर गईं, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वाकई हुआ था। मैंने भी क्या किया था? सरगोशी में आवाज़ कांप रही थी। अपने बिस्तर के किनारे बैठते हुए माया ने फर्श की तरफ घूरा। इसके गाल गर्म थे। लियाम की बड़ी-बड़ी हैरानी से भरी आंखें याद करके दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा। वो लियाम का रद्द-ए-अमल भी देखने के लिए नहीं रुकी थी। अपना चेहरा इसने अपने हाथों में छुपा लिया। आहिस्ता से बड़बड़ाते खुद को सरजश की। मैंने ये क्यों किया? ये इसकी फितरत नहीं थी कि वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें? लियाम तो ज़ैना से मोहब्बत करते थे ना, मैंने ऐसा क्यों किया? वो बिस्तर पर गिर गई। छत की तरफ घूरते हुए दिल अब भी बेकाबू था, रुकने से इनकार कर रहा था। इस परेशानी के बावजूद इसके होंठों के कोने पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई।
وہ لمحہ مختصر ہونے کے باوجود مکمل محسوس ہوا تھا، پھر بھی غیر یقینی اس کے دل میں ڈیرے ڈال بیٹھی تھی۔ کیا اس نے اپنی بے خیالی میں ان کے درمیان دوستی کو برباد کر دیا؟ وہ ازینہ کی طرح بالکل نہیں تھی۔ ازینہ ایک شاندار، کامیاب عورت تھی۔ لیام ازینہ کو چاہنے کے باوجود مایا کی محبت کو کیسے قبول کرے گا؟ اب تک وہ صرف ایک معمولی سی نینی تھی جس کی کوئی کالج کی ڈگری یا کوئی خاص تعلیم بھی نہیں تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ لیام جیسا کوئی شخص اس میں دلچسپی لے گا؟ اس سوچ نے اس کا دل توڑ دیا۔ میں بس ظاہر کروں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، خود سے بولتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ وہ جانتی تھی کہ اپنا پہلا بوسہ بھولنا ناممکن ہے۔ گھر کے باہر لیام اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے، حیرت سے گھر کے سامنے والے صحن کو گھورتے رہے۔ اس کا دماغ میں خیالات کے بھنور میں پھنس گیا۔ لیام کی ساری سوچوں کا مرکز ایک ہی تھا۔ مایا نے انہیں بوسہ دیا، ان کے لبوں کو چھوا۔ لیام کو اپنے لبوں پر ابھی بھی وہ لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس لمس میں بہت نرمی تھی اور عقیدت بھی۔ وہ اس وقت کو یاد کر رہا تھا جس لمحے ان کی آنکھیں ملیں۔ ان آنکھوں میں عقیدت، محبت، سب کچھ تھا۔ کیا یہ سچ میں ابھی ہوا؟ سینے میں گرمی پھیل گئی۔ حیرت اور الجھن کے ساتھ سوچنے لگا، ان کے درمیان اتنی نزدیکی اچانک اس سب کی توقع نہیں تھی مایا سے، لیکن مگر اس نے ان ہونٹوں کو چوما تھا۔ اب وہ مایا کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکتے تھے۔ ایک چھوٹی حیرت زدہ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو گھیر لیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور ڈرائیو وے سے دور نکل گئے۔ مایا کے ساتھ اس طرح کی صورتحال میں ہونے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن مایا کے لیے کچھ غلط بھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ بوسہ مختصر ہونے کے باوجود فطری لگا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ یہ حقیقی سا محسوس ہوا تھا۔ سانس لیتے آہستہ سے پکارا، مایا! یہ نام انہیں آج بہت میٹھا اور اپنا سا لگا، لیکن پھر ایک اور سوچ جاگ اٹھی، کیا وہ اس بوسے سے بہت سی توقعات تو نہیں جوڑ رہا؟ کیا یہ ایک غلطی تھی؟ کیا یہ آج کے تمام واقعات کے رد عمل میں تھا، یا واقعی اس کے کوئی معنی بھی تھے؟ زیادہ مت سوچو لیام، خود کو مضبوطی سے کہا، لیکن وہ کیسے نہ سوچتا؟ جس طرح مایا کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی طرف ان کی آنکھوں میں پسندیدگی شامل تھی، اور جس طرح مایا نے اس پر بھروسہ کیا، اس پر اعتماد کیا، اس کے ساتھ اپنے ماضی کے راز بانٹے، کیا اس کا مطلب کچھ زیادہ تھا؟ ان سب باتوں کا مطلب کچھ اور تھا۔ کیا وہ مایا میں دلچسپی لینے لگا ہے؟ کیا ازینہ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا تھا اس نے؟ کیا وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے؟ لیام کے دماغ میں بہت سی الجھنیں تھیں۔ وہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ فی الوقت لیام نے گاڑی کا انجن بند کر دیا اور ایک لمحے کے لیے اندھیری گاڑی میں بیٹھے رہا۔ خاموش گلی کی طرف نظریں رکھیں، ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیر کر گہری سانس چھوڑی۔ مایا کو کال کرنے اور انہیں یہ بتانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں نمبر ڈائل کیا۔ فون نے چند بار بجا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، اور جب اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا تو وہ آہ بھرتے ہوئے گھر سے نکل آیا۔ مایا کو کال کرنے کو اگنور کرنے کا خیال اس نے مایا کو اگنور کرنے کا خیال کر دیا، شاید وہ شرمندہ ہوئی ہو۔ لیام کے سینے میں بوجھ سا پڑ گیا۔ مایا کمرے میں اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی جب لیام کا فون آ رہا تھا، اور اپنے فون کو گھورتی رہی، بہت زیادہ شرمندہ اور خوف زدہ تھی کہ وہ لیام کی کال وصول کرے یا نہیں۔ کیا ہوگا اگر وہ اسے ڈانٹ دے، اس کی حرکت کو جھڑک دے؟ مایا نے ان سوچوں کے ساتھ ہی اپنا فون اٹھایا اور اسے آف کر دیا۔ وہ آج رات اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید کسی اور وقت اس پہ اتنی ہمت آ جائے، لیکن آج رات نہیں۔ مایا نے سوتے ہوئے بھی خواب میں یمیر، ازینہ، زلینا اور لیام کو دیکھا، جو ان کے خوابوں میں بھی اپنا راستہ تلاش کرتے آ گیا، جیسے کہ اس شخص نے انجانے میں اس کے دل میں اپنا راستہ تلاش کر لیا ہو۔ اگلی صبح ازینہ، جمیل اور مایا ناشتے کے لیے کھانے کی میز پر بیٹھے۔ مایا گھبراہٹ سے پلیٹ میں خالی چمچہ اور کانٹا بے مقصد چلانے لگی۔ مایا کو بھوک نہیں تھی، گزشتہ رات کی شرمناک یاد دماغ میں ایک طوفان کی طرح گھوم رہی تھی۔ صبح کی چمک میں اسے احساس ہوا کہ وہ گزشتہ رات اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے، شرمندگی سے اپنی حرکت پر لعنت بھیجی کہ اس نے لیام کے ساتھ کیسے وہ عمل کیا۔ لیام کا سامنا کرنا اب وبال جان بن گیا تھا۔ آگے کے لیے بھی ایک مسئلہ تھا۔ وہ معافی مانگنے کی ہمت جمع کرنے لگی تھی ابھی سے، اور کوئی وجہ تلاش کرنے میں لگ گئی۔ فی الحال وہ لیام کی آواز سننے یا اس کے کوئی بھی پیغام سے بچنے کی کوشش میں تھی۔ میز پر موجود جمیل اور ازینہ نے خاموش نظر سے ہی تبادلہ کیا۔ ازینہ نے اپنی بھویں ہلکی سی اٹھائیں، گویا جمیل کو کچھ کہنے کا حوصلہ دے رہی ہو۔ جمیل نے اپنا گلا صاف کیا۔
माया। जमील की आवाज़ नरम, मुहतात और फ़िक्र से भरी हुई थी। क्या आप ठीक हैं? माया का सर झटके से ऊपर उठा, अपने ख़यालात से चौंकी। एक मुस्कुराहट दी, ज़बरदस्ती की, अपनी परेशान नज़रों से देखा और आहिस्ता से जवाब दिया, जी, मैं ठीक हूँ। बस कुछ सोच रही थी। जमील को यकीन था कि वो कुछ छुपा रही है और रुज़ैना ने एक माँ की तरह माया का चेहरा पढ़ना चाहा। इससे पहले कि वो मज़ीद सवाल करते, माया ने मौज़ू बदल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग ये पूछें कि वो क्या सोच रही हैं। उसका लहजा आम सा था। जमील की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे भाई, क्या आपके वालिदैन पहले से ही असला में रहते थे? मेरा मतलब है, आपको वहां से कैसे गोद लिया गया? जमील का लहजा नरम हो गया। वो अपनी कुर्सी थोड़ा सा आरामदेह अंदाज में बैठकर जवाब दिया, मेरे वालिद पहले असला में कंपनी को संभालते थे। यहाँ हेडक्वार्टर था, इसलिए इन्हें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। वो मुझे गोद लेने के बाद फौरन यहाँ मुंतकिल हो गए। ज़ैना का तजस्सुस बढ़ गया। आप यहाँ से पहले हसला में रहते थे? कितनी हैरानी की बात है ना कि आप दोनों वहाँ रहते हुए कभी एक दूसरे से नहीं मिले। ज़ैनी ने दोनों को देखते हुए कहा। माया ने मद्दम मुस्कुराहट पास की। हम एक दूसरे से कैसे मिल सकते थे? हकीकतन हसला एक बड़ा शहर है। हम मुख्तलिफ इलाकों में पले बड़े हैं। जहाँ भाई रहते थे वो अलग इलाका था और मेरा इलाका गरीब बस्ती में था। इसने हकाइक की बात करते हुए कहा और दोनों की परवरिश में फ़र्क की तरफ इशारा किया। जमील का चेहरा बदल गया। एक जुर्म का एक एहसास कोड़े की तरह उसकी रूह पे लगा। उज़ैना ने फ़ौरन नोट किया और आगे बढ़कर उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराई। खैर, अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करें और मेरा भी। अब अगर अगर आप एक शहर में रहते हुए नहीं मिल सके तो क्या हुआ? आप दोनों एक ख़ास जगह ज़रूर मिले हैं और वो है मेरी ज़िंदगी। इसके शरारती लहजे ने तनाव को ख़त्म कर दिया। तीनों के हँसने से माहौल थोड़ा-सा हल्का हो गया। खाने पर हल्की-फुल्की गुफ्तगू चलती रही और माहौल का तनाव जाता रहा। वो सब मिलकर मुस्कुरा रहे थे। नाश्ते के बाद उज़ैना ने जमील को आँखों से इशारा किया कि अब इनके वालिदैन के बारे में बात करने के लिए टाइम ज़्यादा बेहतर है। माया को सच्चाई बताने के लिए वक़्त ठीक है। जमील माया की तरफ मुड़े। इसका लहजा मज़बूत और संजीदा था। माया माया अपनी सीट पर सीधी हो गई। जमील के लहजे में तब्दीली महसूस करते हुए वो तजस्सुस से उनकी तरफ देखने लगी। उसे शुबा हुआ कि वो किसी संजीदा चीज़ के बारे में बात करना चाहता है। मुझे आपसे कुछ अहम बात करनी है और शायद तुम्हारे लिए भी इन बातों को जानना ज़रूरी है। मैं सुन रही हूँ, माया ने जमील और रुज़ाना की तरफ देखकर कहा। ये हमारे सगे वालिदैन के बारे में है। माया ने तेज़ी से पलकें झपकाईं। इसकी नब्ज़ तेज़ फड़कने लगी। इनके बारे में क्या बात करना है? जमील ने झुरझुरी लेकर एक गहरी सांस ली। इस रात वो सिर्फ़ एक हादसा नहीं था, उन्हें कत्ल किया गया था। अल्फ़ाज़ हवा में तहलील हो गए। माया का मुँह खुला रह गया। उसका दिल सीने में ज़ोर से धड़का। कत्ल? अल्फाज गले में अटक कर सरगोशी में निकले। जमील ने सर हिलाया। इसका चेहरा तना हुआ था। हाँ, इन दोनों को कत्ल किया गया था। माया का दिमाग तड़क के दो हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन किसने? कैसे? मतलब कोई क्यों कत्ल करेगा? कौन है जो ये करेगा? मुझे अभी तक तमाम जवाबात नहीं मालूम। जमील ने इतराफ़ किया। उसकी आवाज़ मुस्तहकम और तनाव में थी। लेकिन मुझे अब कुछ चीज़ें याद हैं। उस रात की कुछ यादें मेरे शऊर में वापस जागी हैं। माया की आंखें फैल गईं। क्या आपको याद है? सब कुछ नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है, ये एक हादसा नहीं था, मैंने इन्हें कत्ल होते हुए देखा है। इसकी आवाज़ हल्की-सी डगमगाई और काँपती आवाज़ में जमील ने इसको सारी तफ़सील बताई। माया की आँखों में आँसू भर गए। सिर्फ़ इतना सुनते ही कि इसका दिल गम से भर गया। अब माया को समझ में आया कि जमील ने अपनी याददाश्त क्यों खो दी थी। इतनी छोटी उम्र के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सदमा था। माया का गला जज़्बात से लबरेज़ था। जमील, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपको इतना सब कुछ सहना पड़ेगा, इतनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा। अब जबकि मैंने आपको तलाश कर लिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इन्हें क्यों कत्ल किया गया? मुझे सच्चाई जानना है। जमील की बात पर माया भी पुरअज़्म लहजे में बोली, मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो ज़ालिम इंसान कौन था? अपनी आँखों से आँसू साफ़ किए वो इस वजह को जानना चाहती थी कि इनके वालिदैन को इतनी कम उम्र में इनसे क्यों छीना गया और इन्हें मुश्किलात भरी ज़िंदगी में क्यों धकेल दिया गया। जमील ने सर हिलाया और इसके इरादे मज़ीद मज़बूत हो गए। हम मिलकर सच्चाई का पता लगाएँगे। अब जबकि उन्होंने एक दूसरे को तलाश कर लिया था, वो मिलकर कत्ल का सुराग तलाश करेंगी। जमील की आवाज़ नर्म होगी। मुझे आपके लॉकेट में मौजूद तस्वीर की एक कॉपी चाहिए होगी और मेरे ख़्याल में हमें यतीम खाने से राब्ता करना चाहिए। अगर हमें मालूम हो कि मुझे कब लाया गया तो हमें मज़ीद सुराग तलाश करने में मदद मिलेगी। अगर आपकी माँ ज़िंदा होती तो अच्छी बात थी, मगर मुझे तारीख़ मालूम है। माया ने उसकी मुकम्मल बात करने से पहले
बात काट दी। आपको मालूम है? यमीन हैरत से पलकें झपकाई। जी, वो तारीख मेरी सालगिरह की है। मेरी माँ ने कहा था कि वो मेरी सालगिरह इस तारीख पर मनाती हैं जब उन्होंने हमें पहली बार देखा था। कितना अजीब बात है ना, ये अच्छी शुरुआत है। हादसे की इत्तला और वो जगह जहाँ पे हादसा हुआ था हमें अपने जवाबात हासिल करने में बहुत मददगार साबित होगा। उज़ैना की बात से यमीर और माया दोनों ने इत्तेफ़ाक किया। यमील ने पुख्ता इरादे से हुंकारा भरा, चाहे कुछ भी हो, हम सच्चाई को बेनकाब करेंगे। यमील ने पुख्ता इरादे से हंकारा भरा, चाहे कुछ भी हो, हम सच्चाई को बेनकाब करेंगे। हम अपने वालिदैन के कातिल को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे।